सभी को प्रणाम। आज अध्ययन फाउंडेशन की ओर से एक विषय पर चर्चा किया जा रहा है। विषय है शहीद दिवस 23 मार्च। आप जानते हैं शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। और ये फांसी क्यों दिया था? क्योंकि ये सब क्रांतिकारी थे। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा ये भारत माँ को आजाद करना चाहते थे अंग्रेजों के हाथों से, इसलिए उन्हें फांसी दे दी गई। पर बहुत कम लोगों को मालूम है कि फांसी क्यों दिया गया, तरीका क्या था, कारण क्या बने, कहां बात शुरू हुई, कहां बात खत्म हुई। लोगों को लगता है बस उन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया और बम फेंकने के कारण उन लोगों को फांसी दे दी गई। इंकिलाब जिंदाबाद। इंकिलाब जिंदाबाद। सत्य क्या है, कहानी कहां से शुरू हुई, किन संगठनों की स्थापना इन लोगों ने की, अपनी गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया, क्या क्या किया, इनकी विचारधारा क्या थी, कैसे अपने कार्य को ये रूप देते। सन 1919 में भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था मॉन्टेग्यू, और जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल सकते हैं उनका नाम था चेम्सफोर्ड। तो इन दोनों के नाम से एक रिफॉर्म लाया गया जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। हिंदी में इसे भारत शासन अधिनियम 1919 और इंग्लिश में इसे गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। देखिए, पहले जो 1919 की पहले की बात है, उस समय जो भारत देश के नेता लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका ये कहना था कि भारत देश हमें चलाने दो। इसके लिए वो शासन की मांग करते थे कि हमें एक उत्तरदायी शासन चाहिए, जो कि उन्हें मिल नहीं रहा था। अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत उनको एक उत्तरदायी शासन देने की बात कही गई, और इस रिफॉर्म के तहत पहली बार भारत में द्वैत शासन लागू किया गया। हालांकि ये जो द्वैत शासन लागू किया गया, जैसा नेता चाहते थे वैसा नहीं दिया गया, पर एक बार को हम कह सकते हैं कि वो द्वैत शासन इनको दिया गया। अब इस द्वैत शासन की क्या खास बात है, होता क्या है द्वैत शासन? द्वैत शासन का अर्थ है कि आप नेता और हम अंग्रेज लोग दोनों लोग मिल करके एक राज्य को चलाएंगे। उस समय राज्य मतलब प्रांत की बात चल रही है। पर इन लोगों ने बहुत चतुराई दिखाई। प्रांत में जो कानून विषय जो पास करेंगे, ये इसको दो भागों में बांटा। पहले विषय को इन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट के नाम से कहा और दूसरे को ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट माना। रिजर्व सब्जेक्ट वो होंगे जिसपे सिर्फ अंग्रेज अधिकारी ही कानून बना सकते हैं, और ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट वो होंगे जिसपे भारत के जो नेता लोग चुनाव जीत करके आएंगे, वो जो समिति बनेगी चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में, वो कानून बना सकेंगे। लेकिन ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिसमें नेता लोग कानून बनाएंगे, परंतु जब चाहे अंग्रेज उस सब्जेक्ट को वहां से हटा करके रिजर्व सब्जेक्ट में डाल सकते थे। और महत्वपूर्ण विषय जैसे कि वित्त की बात हो गई, डिफेंस की बात हो गई, कम्युनिकेशन की बात हो गई, ये सब रिजर्व लिस्ट में था। इसका अर्थ है कि उस पर सिर्फ अंग्रेज कानून बना सकते थे, और जो छोटे मोटे काम थे इसके लिए, जैसे सामाजिक कार्य करना, वेलफेयर के काम करना, इसके लिए उन्होंने ट्रांसफरेबल लिस्ट में उसको डाल दिया। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि जब ये द्वैत शासन का रिफॉर्म का जब बात कहा गया अंग्रेजों द्वारा, तो इसको लेकर के सबसे प्रमुख बात ये थी कि पहले आपको एक चुनाव लड़ना होगा, और चुनाव लड़ करके जो जीतेगा वो फिर वो शासन करेगा प्रांतों में। यहां पर अब कहानी बट जाती है। अब बातों को समझिए कि चुनाव होने हैं, उसमें से नेता चुने जाने हैं, जो नेता चुने जाएंगे वो प्रांत में कानून बनाएंगे। पर चुनाव लड़ना है और लड़ करके जीतना है, इसके लिए ये बात कांग्रेस कमेटी में रखी गई, उनका अधिवेशन होता है उसमें रखा गया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, और असहयोग आंदोलन के तहत उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में अंग्रेजों का साथ हमको नहीं देना है, और किसी भी कार्य में साथ नहीं देना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, अर्थात चुनाव का बहिष्कार करो। अब यहाँ कांग्रेस में दो गुट बढ़ जाता है। पहला गुट तो गांधी जी के विचारधारा पे चलता है, जो कहता है कि कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं लेगी। हालांकि इसमें सीआर दास जी, मोतीलाल नेहरू इसका विरोध करते हैं शुरू में। वो कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और लड़ करके सीट जीतनी चाहिए, और सीट जीत करके इस देश के लिए कानून बनाने चाहिए जो इस देश के लोगों के लिए अच्छे होंगे। लेकिन गांधी जी का क्योंकि दबदबा ज्यादा था कांग्रेस में, लोग उनकी बात ज्यादा मानते थे, इसलिए सीआर दास, चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू को पीछे हटना पड़ा, और वो भी कांग्रेस के साथ चल बैठे। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, चुनाव हम नहीं लड़ते हैं। लेकिन एक दूसरा गुट कांग्रेस में तैयार हो गया था,
वो गुट के हेड थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, पार्टी। इस पार्टी ने चुनाव लड़ा, इस पार्टी ने कई सीट जीते भी, और सीट जीतने के बाद इनको मंत्री पद भी मिला, इनको सर की उपाधि भी मिली। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 चला, और 1922 में बारदोली प्रस्ताव हो गया। बारदोली प्रस्ताव के तहत उनको असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, और जो भी घटना हुई असहयोग आंदोलन के दौरान पूरे भारत देश में, उसकी जिम्मेदारी गांधी जी ने अपने ऊपर ले ली, और इस कारण अंग्रेजों ने उन्हें 6 साल की सजा 1922 में सुनाई। अब समझिए कि 1920 में जो चुनाव हुआ था, पहला चुनाव, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अब हो गया 1920, 1921 और 1922। अब हर 3 साल में चुनाव होने थे, मतलब चुनाव की अगली साल थी 1923। गांधी जी जेल में थे, यहां पर चित्तरंजन दास जी को मौका मिला। कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, कि इस गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास जी को अध्यक्ष बनाया गया, और पट्टाभी सीतारामैया जो उस समय के कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने एक किताब लिखी है कांग्रेस के इतिहास में। उस किताब में वो लिखते हैं कि जब अध्यक्षीय भाषण हुआ तो चित्तरंजन दास जी अपने जेब में 2 पर्ची लेकर के आए थे। पहला पर्ची था भाषण का, और दूसरा पर्ची था इस्तीफा का। चित्तरंजन दास जी भाषण देते हैं, और भाषण के बाद वो कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि 1923 के चुनाव में कांग्रेस को भाग लेना चाहिए। कांग्रेस, क्योंकि गांधी जी को ही अपना सब कुछ मान के बैठी थी, और गांधी जी का दबाव भी था, उनकी लोग आज्ञा का पालन भी करते थे, इसलिए चित्तरंजन दास जी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया। और जैसे ही उन्होंने पारित नहीं होने दिया, तो अपने जेब से चित्तरंजन दास जी दूसरा पर्चा निकालते हैं जिसमें उनका इस्तीफा लिखा रहता है। वो इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद नई पार्टी का ऐलान करते हैं 1923 में, जिसे आप सभी स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने स्थापना की, इसलिए संस्थापक चित्तरंजन दास जी हुए स्वराज पार्टी के, और इसके सचिव हुए मोतीलाल नेहरू जी, और प्रमुख सदस्य में विट्ठल भाई पटेल जी हुए। इस पार्टी ने चुनाव लड़ा पूरे भारत देश में, और पूरे भारत देश में चुनाव लड़के 101 सीट में 43 सीटें जीती, 42 सीटें जीती, और ऐसा करने वाली वो प्रथम पार्टी बन गई। पूरे देश में स्वराज पार्टी का जलवा दिखने लग गया। अब क्या होता है, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं स्वराज पार्टी के बारे में, क्योंकि ये वही स्वराज पार्टी है जिन्होंने 1928 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को आने से रोका था। अगर स्वराज पार्टी नहीं होती, उसके कार्यकर्ता नहीं होते विधानसभा में, तो कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं थी उस समय कि वो ये दोनों बिल को रोक पाए। इस बिल को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था इस देश के लिए, नहीं तो इस देश के लोगों पे बहुत ज्यादा अन्याय किया जाता अंग्रेजों द्वारा। तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को रोकने में अहम भूमिका जिस पार्टी की रही, वही है स्वराज पार्टी, जिसके संस्थापक हैं CR दास, चित्तरंजन दास जी। और चित्तरंजन दास जी कौन है, आपको मैं बताना चाहूंगा। हम सबके प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। आगे विषयों पे बढ़ने से पहले हम सबको ये समझना होगा कि ये पब्लिक सेफ्टी बिल था क्या, जिसको CR दास की पार्टी स्वराज पार्टी ने इस देश में लागू होने से रोका था। देखिए, एक समय ऐसा था उस समय का कि पूरे विश्व में साम्यवादी विचारधारा बहुत तेजी से फैल रही थी, और इस विचारधारा का प्रमुख काम क्या था, अंग्रेजों को मार के भगाओ, या जहां पर भी हम अधीन हैं वहां हम स्वतंत्र हो जाए। और साम्यवादी विचारधारा में बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे थे, और एक नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़ा हो रहा था। पूरे देश के लोगों में ये विचारधारा फैला करके कैसे भी करके हमको स्वतंत्रता हासिल करनी है। अब यह बात तो अंग्रेजों के खिलाफ थी, क्योंकि उनको भारत देश में सत्ता जमाए रखना था, काबिज करके रखना था भारत देश को। तो उन्होंने क्या किया, ये पब्लिक सेफ्टी बिल लाया। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले जो साम्यवादी विचारधारा के नेता थे, खासकर जो विदेशों से आए हुए थे और इस देश में रह करके इस विचारधारा को बढ़ा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन सबको को बिना कोई कारण के अरेस्ट करना, और अरेस्ट करके बिना कोई ट्रायल के उनको इस देश से बाहर डिपोर्ट कर देना, ये पब्लिक सेफ्टी बिल का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही एक और बिल का यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के तहत भी यही कार्य अंग्रेज कर रही थी। उसमें क्या कहा गया कि जो भी व्यक्ति सरकारी कार्य में है, या जो भी व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी निजी संस्था में काम कर रहा है, या अंग्रेजों के अधीन काम कर रहा है, वो किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं ले सकता। एक्चुअली देखा जाए तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों जो लाया गया, वो कुल मिलाकर के
उन गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया जिससे हम भारत देश को आज़ाद करा सकते हैं, या कह सकते हैं क्रांतिकारियों को रोकने के लिए लाया गया, फ्रीडम फाइटर्स को रोकने के लिए लाया गया, और इसलिए इसका विरोध पूरे देश में होना चाहिए था। लेकिन उस समय कांग्रेस की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इसका विरोध कर सके। स्वराज पार्टी ने इसका विरोध किया और विरोध करके इस बिल को पास होने से रोका। पर मैं ये क्यों चर्चा कर रहा हूं पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में? आपको जानकर के हैरानी होगी कि यही वो पब्लिक सेफ्टी बिल है जो 1929 में दिल्ली असेंबली में लाया गया था, और इसी के अगेंस्ट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने दिल्ली असेंबली में Live the revolution! Down with imperialism! Stop right there. Hands in the air. पूरे भारत देश में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हर जगह छोटे छोटे संगठन बने बैठे थे। जैसे जिलों में कोई संगठन हो गया, प्रांत में संगठन हो गया, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसा संगठन नहीं था। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर संगठन आया 1924 में। इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी और संस्थापक थे इसके सचिंद्र सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। इस संस्था का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसके जो प्रमुख सदस्य जो स्थापना के समय रहे वो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी जी थे। सचिंद्र सान्याल ने एक किताब लिखी थी, बंदी जीवन, और यही बंदी जीवन इन क्रांतिकारियों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि गीता या कुरान था। उसमें जो चीज भी लिखी हुई थी उसको ये अपने गीता के श्लोकों जैसा मानते थे, कुरान की आयतों जैसा इसको फॉलो करते थे। वही किताब इनके लिए सब कुछ था। और जिस पर्ची पे, जिस पेपर पे इन्होंने अपनी पूरी गतिविधियों को कैसे अंजाम देना है, क्या करना है, कब कहाँ आंदोलन करना है, कब कहाँ हमला करना है, इस प्रकार की जो भी चीजें लिखी होती थी, नियम कानून, कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों के लिए जो नियम कानून लिखा हुआ था उसको ये लोग बोलते थे पीला पर्चा। तो सचिंद्र सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी जो है वो पीला पर्चा के साथ गिरफ्तार हो जाते हैं और इनको सजा हो जाती है। अब HRA का हेड कौन बनेगा? सचिंद्र सान्याल तो रहे नहीं, जेल चल गए। अब हेड बनाया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल जी को। और आप सभी को पता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में सहारंगपुर से एक ट्रेन चलती है जिसको लखनऊ जाना था, और बीच में एक काकोरी नाम का स्टेशन पड़ता है। एक 8 डाउन पैसेंजर नाम की एक ट्रेन थी जो जा रही थी काकोरी में। ये सब मिल करके उसे लूटते हैं क्योंकि उसमें सरकारी खजाना जा रहा होता है। सरकारी खजाना लूटेंगे, उससे हथियार खरीदेंगे और फिर गतिविधियों को अंजाम Break the safe! Now pick up the bags! We must leave! लेकिन शुरू में तो अशफाक उल्ला खान इसके विरोध में रहे। बाद में उन्होंने इसको मंजूरी दे दी कि हाँ, हम सब मिलकर के ट्रेन लूटते हैं। मनमथ गुप्ता उसमें एक क्रांतिकारी हुए, चंद्रशेखर आजाद भी साथ में थे। मनमथ गुप्ता जी ने एक अहमद अली नाम के व्यक्ति को गोली मार दी थी, उसकी देहांत हो गया था। बाद में चल करके ये सभी को गिरफ्तार किया जाता है इस षड्यंत्र के तहत, और रोशन लाल जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्ला खान जी को फांसी की सजा होती है। इस प्रकार से HRA संगठन जो होता है वो विलुप्त के कगार पे आ जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नेतृत्व तो बचता नहीं है जो इसको आगे ले जा सके। हालांकि चंद्रशेखर आजाद, जैसा कि हम जानते हैं कि कभी पकड़े नहीं गए, तो इस घटना के बाद वो फरार हो गए थे। उनको अभी भी अंग्रेज जो है वो पकड़ नहीं सके थे। लेकिन कुल मिलाकर ये थी कि HRA संगठन जो है अब वो शांत पड़ चुका था। हम सबके प्रिय भगत सिंह जी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सन 1926 में भगत सिंह जी ने नौजवान सभा की स्थापना की और इसके प्रमुख सदस्य के रूप में भगवती चरण वोरा जी थे। ये वही भगवती चरण वोरा जी हैं जिन्होंने द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब लिखा है, और इसी किताब को पढ़ के लोग बम बनाना सीख गए थे और अंग्रेजों पे हमला करते थे। तो प्रमुख सदस्य में भगवती चरण वोरा, यशपाल जी और छबीलाल जी थे। और ये जो नौजवान सभा था इसका प्रमुख उद्देश्य, उस समय भगत सिंह जी बहुत कम उम्र के आयु के थे, लेकिन युवाओं को इकट्ठा करके, समाज को इकट्ठा करके उनका मुख्य उद्देश्य इस सभा के माध्यम से भारत देश को स्वतंत्रता दिलाना और अंग्रेज जो जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ना, किसानों की मदद करना, ये सब हुआ करता था। भगत सिंह जी नौजवान सभा के साथ ही अन्य संगठन भी संचालित कर रहे थे, जैसे कि छात्र सभा, कीर्ति किसान पार्टी, और इसके साथ ही भगत सिंह जी गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, समाज को बताने के लिए पत्रिका का भी संपादन करते थे। एक पत्रिका थी उनकी अर्जुन, दूसरी पत्रिका थी प्रताप। और
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगत सिंह जी जब ये पत्रिका में अपनी लेख लिखते थे तो वो बलवंत के नाम से लिखते थे। इसलिए अंग्रेज तो परेशान थे कि ये कौन बलवंत है जो ऐसी ऐसी बातें लिख रही है, लोगों तक पहुंचा रहा है और लोग हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। कभी वो समझ नहीं कर पाए कि ये जो बलवंत है वो भगत सिंह जी ही हैं। भगत सिंह जी का अगर राजनीतिक गुरु के रूप में हम उनको मानते हैं तो उनके चाचा अजीत सिंह जी थे, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल थे। आपने गाना सुना होगा पगड़ी संभाल जट्टा। ये जो गाना है वो अजीत सिंह ही गुनगुनाते थे और उन्हीं के माध्यम से भगत सिंह जी ने भी ये गाना सीखा, उनके साथियों ने गाना सीखा और कई आंदोलन जितने हुए और उसमें ये गाना गुनगुनाते हुए अपने कार्य को अंजाम दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जी और अन्य सदस्यों के फांसी की सजा के बाद एचआरए संगठन कमजोर हो गया और इसको वापस से मजबूत बनाने के लिए एक नया संगठन बनाया गया दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इस संगठन का नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसके संस्थापक थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद तो कभी पकड़े नहीं गए, इसलिए उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर के एक नया संगठन खड़ा कर लिया जिसका उद्देश्य सेम था, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना। और इसके प्रमुख सदस्य के रूप में राजगुरु, सुखदेव, यशपाल, भगवती चरण वोरा, जयदयाल, ये सभी शामिल थे। मैंने आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में बताया था जिसमें कि भारतीयों को द्वैत शासन दिया गया था, पर उस रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत एक और नियम बनाया गया था कि ये जो द्वैत शासन दिया गया है ये आपको मात्र 10 सालों के लिए दिया गया है। हर 10 साल में इसका रिवीजन होगा, हम देखेंगे कि यह क्या सही काम कर पा रहा है, अगर सही कर रहा है तो इसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। और यही चेक करने के लिए हर 10 साल में एक कमीशन बनना तय हुआ। वो कमीशन तय करेगी कि ये चीज सही है या गलत है। गलत होगी तो रोकेंगे द्वैत शासन को और सही होगा तो चलने देंगे। सन 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने थे। देखिए, ब्रिटेन में उस समय 2 पार्टियां थी, प्रमुख पार्टियां। एक पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरे पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। भारत में जो ब्रिटेन की सरकार जो राज कर रही थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, और विपक्ष में थी लेबर पार्टी। अब हर 10 साल में हमको द्वैत शासन के लिए सोचना है, एक कमीशन बना करके तय करना है कि ये कार्य सही कर रहा है कि नहीं। लेकिन क्योंकि चुनाव 1929 में होने हैं ब्रिटेन में, इसलिए लेबर पार्टी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आपने जो उनको द्वैत शासन दिया है वो सही है कि गलत, आप उसके माध्यम से कहीं आप भारतीयों पे जुल्म तो नहीं कर रहे हैं। ये सब बातें उठने लगी। इसलिए दबाव में 10 साल से पहले ही 1927 में ही एक कमीशन का गठन कर दिया गया जो कि आकर के रिव्यू करेगा कि द्वैत शासन कैसा काम कर रहा है भारत देश में। और इसी कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन लंदन में 1927 में किया गया। कि इस साइमन कमीशन का जैसे ही घोषणा हुआ तो साइमन कमीशन में कुछ सदस्य होने चाहिए, और इस साइमन कमीशन में 7 सदस्यों को चयन किया गया। और जैसे ही चयन हुआ इन 7 सदस्यों का, साइमन कमीशन गठित हुई रिपोर्ट तय करने के लिए। पूरे भारत देश में इस कमीशन का विरोध होने लग गया। पर कारण क्या था विरोध का? इसका प्रमुख कारण था इस साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो सातों के साथ अंग्रेज थे। भाई, नियम भारत देश के लिए बनाया गया है, उसके बारे में विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए कमीशन बनाया गया, तो कम से कम इसमें कुछ सदस्य भारतीय भी तो होने चाहिए। तब तो वो तय हो पाएगा कि क्या यह सही है या गलत है, क्योंकि अंग्रेज तो हमेशा अपने पक्ष में रिपोर्ट बना करके देंगे। इसलिए पूरे भारत देश में इसका विरोध शुरू होने लग गया। उस समय जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन होता है, और जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन में 2 भारतीय सदस्य भी थे, एक थे डॉक्टर साक्टावाला और एक थे डॉक्टर सिन्हा। पर इन लोगों को साइमन कमीशन में जगह नहीं मिली। पूरे के पूरे 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, जिसमें कि 3 पार्टी से मिलकर के लोग थे। 4 लोग जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे, 3 लोग जो थे वो अपने लेबर पार्टी से थे, और एक जो थे सर साइमन, वो लिबरल पार्टी। इस प्रकार पूरे साइमन कमीशन के सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं होने से पूरे साइमन कमीशन का भारत देश में विरोध, पुरजोर विरोध शुरू होने लग गया। और इसी विरोध के तारतम्य में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हुआ। साइमन कमीशन भारत 2 बार आया, एक बार फरवरी में आया था और एक बार अक्टूबर में आया था। साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध दूसरी बार में हुआ, और सबसे ज्यादा विरोध जो हुआ वो पंजाब क्षेत्र में हुआ। आप सभी जानते हैं पंजाब क्षेत्र के प्रमुख नेता के रूप में लाला लाजपत राय थे।
उन्होंने इस कमीशन का पुरजोर विरोध किया। हालांकि जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तो मुंबई में भी विरोध करने की जिम्मेदारी लाला लाजपत राय की थी। यहां से विरोध करने के बाद वो पंजाब चल गए। पंजाब में भगत सिंह जी को इसका लीडर तय किया गया था, लेकिन कुछ कारण से वो वहां नहीं पहुंच पाए, इसलिए लाला लाजपत राय जी को जाकर के वहां पर इस आंदोलन को संभालना पड़ा और साइमन गो बैक के नारे पूरे देश में लगने शुरू हो गए। साइमन गो बैक, भारत देश से निकलो, ऐसे करके नारे पूरे देश में लगने लगे और कहीं पर भी साइमन कमीशन के लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा। कमीशन पंजाब पहुंचता है और पंजाब पहुंचने पर वहां के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय जी द्वारा अपने टीम के साथ उसका पुरजोर विरोध किया जाता है। उस समय वहां के एसएसपी स्कॉट थे और एसपी सॉन्डर्स थे। स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और इस आदेश के बाद लाला लाजपत राय को सर पे गंभीर चोट लगी। 30 अक्टूबर 1928 को वो घायल हुए और आगे चल करके 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो जाता है। यह सब मैं क्यों बता रहा हूं? आप जानिए कि 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का देहांत होता है। मरने से पहले वो एक बात बोलते हैं कि मेरे सर पे लगी हुई एक एक घाव, एक एक चोट अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील के समान होगी। और होता यही है। 17 नवंबर को उनकी मृत्यु होती है और मैंने बताया कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने HSRA का गठन किया था 1928 में, मतलब उनका संगठन तैयार हो चुका था और यही संगठन लाला लाजपत राय की मृत्यु के जस्ट एक महीने बाद, मतलब 17 दिसंबर 1928 को लाहौर षड्यंत्र करता है, जिसमें वो सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद मानो पंजाब में गतिविधि रुक सी गई। अंग्रेजों का प्रतिकार करने में लोग डरने लग गए क्योंकि बहुत बड़े नेता थे लाला लाजपत राय और उनकी मृत्यु सबको को तोड़ के रख देती है। भगत सिंह जी भी बहुत कम उम्र के थे तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने आपको बताया था चित्तरंजन दास जी के बारे में, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास जी की पत्नी बासंता देवी आती हैं पंजाब और एक बहुत ही जोरदार भाषण देती हैं। वो कहती हैं कि पंजाब के जो युवा हैं उनके नसों में खून दौड़ना बंद हो गया है। उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है जो इन अंग्रेजों का प्रतिकार कर सके। अब यही वो पॉइंट था जहां पर से भगत सिंह के दिल में चिंगारी सुलग पड़ती है और उनको लगता है कि अब हमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेना चाहिए। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई और एक महीने बाद लाहौर षड्यंत्र किया गया। इस लाहौर षड्यंत्र के बारे में प्रमुख बातें आप समझिए कि इसमें कौन लोग थे, क्यों किया गया था, ये तो आपको पता है। लाजपत राय जी के मृत्यु का बदला लेने के लिए किसको टारगेट किया गया? इसमें टारगेट किया गया था स्कॉट को। प्रमुख कौन थे जो ये घटना को अंजाम देने वाले थे? लाहौर में इस घटना को अंजाम देने के लिए जो टीम बनी वो टीम में थे और ये लोग थे HSRA के। मैंने बताया था आपको HSRA का गठन फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने मिलकर के किया था। तो लाहौर षड्यंत्र में जो प्रमुख लोग थे जो इस घटना को अंजाम देने वाले थे, स्कॉट की हत्या करने का जो प्लान बना रहे थे, उसमें थे भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जयदयाल। इसमें भूमिका किसकी क्या थी? इसमें जो सुखदेव जी थे वो पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, कैसे करना है, क्या करना है, कब आना है, पूरी प्लानिंग उनके हाथ में थी। व्यवस्थापक थे एक प्रकार से समझ लीजिए। और राजगुरु, पहली गोली चलाने वाला व्यक्ति राजगुरु, सबसे ज्यादा गोली चलाने वाले व्यक्ति भगत सिंह। ये क्या करते हैं, इसमें जो जयदयाल जी हैं उन्होंने क्या किया, सीटी मार करके अंग्रेज अधिकारी जो है उसको थोड़ा सा बहलाया फुसलाया, उसको डाउट क्रिएट किया। वो इधर आना शुरू किए और जैसे ही मौका मिला इन लोगों ने ताबड़तोड़ गोली चला दिया। मैंने बताया भगत सिंह ने सबसे ज्यादा गोली चलाई थी, पर स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये समझ नहीं पाए कि ये सॉन्डर्स है, उनको लगा ये स्कॉट है, उन्होंने हत्या कर दी। हत्या करके भागना शुरू सभी लोग, और जैसे ही ये भागना शुरू करते हैं तो इनके पीछे दो पुलिस कर्मचारी पड़ जाते हैं। एक का नाम था चच्चन सिंह। चच्चन सिंह पीछे भाग रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद आगे, चंद्रशेखर जी पलटते हैं और उनको गोली मार देते हैं, वो आदमी वहीं खत्म। एक थे मिस्टर कॉर्न, वो भी पीछे दौड़ा रहे थे इन लोगों को, उनको भगत सिंह गोली मार के निपटा देते हैं। और जिस रास्ते से ये लोग भाग रहे थे उस रास्ते पे भगत सिंह और उनके साथियों ने एक गुलाबी रंग का पर्चा पहले से छपवा के रखा था। वो दीवारों पे चिपकाते हुए जा रहे थे और उस पे लिखा हुआ था, हमने लाला लाजपत राय जी के मृत्यु का बदला ले लिया, इनकलाब जिंदाबाद। इस प्रकार से वो भाग निकले, अंग्रेज उन्हें नहीं पकड़ पाए।
हालांकि लाहौर से अब उनको बाहर निकलना था, और लाहौर से बाहर निकलने में प्रमुख भूमिका जिन्होंने निभाई वो थी भगवती चरण वोरा, जिन्होंने द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब लिखी थी, मैंने बताया आपको। उनकी पत्नी ने इनको लाहौर से बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और इस प्रकार से HSRA के मेंबर सॉन्डर्स की हत्या करने के बाद पकड़े नहीं गए और आजाद होकर के लाहौर से बाहर निकले। लाहौर षड्यंत्र के बाद भगत सिंह और उनके साथी पूरे देश में फेमस हो गए। भगत सिंह युवा थे, पूरे देश में उनकी तारीफ, क्योंकि अंग्रेजों को सीधा टक्कर दिया, और इसी कारण HSRA पूरे देश भर में फेमस हो गया। भगत सिंह युवा थे, जितने युवा थे देश के वो उनके सपोर्ट में आ गए। ऐसा लग रहा था कि इस देश में एक नया युवा नेता उभर रहा है। हालांकि इस समय में जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये भी युवा ही थे और वो उभर रहे थे, इनसे बड़े उम्र के थे। लेकिन उस समय जो भगत सिंह का जलवा चला उस क्षेत्र में, राजगुरु का, सुखदेव का, चंद्रशेखर आजाद जी का, वो एक अलग लेवल पे चल रहा था। अब हम आते हैं 8 अप्रैल 1929 को। मैंने आपको बताया था कि स्वराज पार्टी के गठन के बाद स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि अंग्रेजों द्वारा जो बिल लाया गया था, पब्लिक सेफ्टी बिल, उसको पास होने से स्वराज पार्टी के लोगों ने रोक दिया। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे? 8 अप्रैल 1929 को वो लोग फिर दिल्ली असेंबली में इस बिल को पास कराने पे तुले हुए थे। 2 बिल लाई अंग्रेज सरकार, एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। इन दोनों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्यों लाया गया था। उस समय कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं थी कि इस बिल का विरोध कर सके। नेता कर रहे थे लेकिन अंग्रेज सुन नहीं रही थी। इस बिल को रोकना जरूरी था। HSRA फेमस हो चुका था, इसलिए HSRA के मेंबर ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि हम इस बिल को पास होने से रोकेंगे। और 8 अप्रैल 1929 को जब ये बिल सदन में लाया गया तो HSRA के मेंबर बट्टुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 2 बम दिल्ली असेंबली इंकलाब जिंदाबाद! ये दोनों बम किसी को मारने के दृष्टिकोण से नहीं फेंके गए थे, खाली बेंच पर फेंका गया था। इन खाली बेंच पे कोई नहीं बैठा था। ये जो बम थे वो सिर्फ आवाज करने वाले थे, सिर्फ धुआं निकालने वाले बम थे। इससे किसी की भी मृत्यु होने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। ये सोची समझी प्लान थी HSRA के लोगों की, और उनका ये भी प्लान था कि बम फेंकने के बाद हम दोनों समर्पण कर देंगे। और हुआ भी यूं। इन्होंने बम फेंका, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, जो पर्ची छाप के लाए थे जिसपे इन्होंने अपने विचार लिखे हुए थे, वो पर्ची हवा में उड़ाई और आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करते ही इनको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी जब बम फेंकते हैं तो उस समय वहां पर मौजूद रहते हैं अपने विट्ठल भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, सर साइमन, ये सब लोग मौजूद रहते हैं। आत्मसमर्पण के बाद केस चलता है। केस दिल्ली में चलता है। जज होते हैं लियोनार्ड, और जो अंग्रेजों का पक्ष जो वकील रखते हैं उनका नाम था राय बहादुर सूरज नारायण जी। और जो भगत सिंह जी की बात आई कि आपका केस का पक्ष कौन रखेगा, तो वो बोलते हैं कि मैं मेरा पक्ष स्वयं रखूंगा। वहीं बटुकेश्वर दत्त जी का जो पक्ष रखते हैं वो आसफ अली जी। केस का निर्णय 2 महीने में ही आ गया। दबाव था, भगत सिंह काफी फेमस हो चुके थे, पूरे देश में उनके सपोर्ट में नारेबाजी, आंदोलन खड़ा होने लग गया था, इसलिए जल्दबाजी थी। 2 महीने में ही केस की सुनवाई कर दी गई और दोनों को काला पानी की सजा हो गई। लेकिन बढ़ते दबाव के कारण पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। भगत सिंह जी को ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते, आगे चल करके ब्रिटिश सरकार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए इनको और कड़ी सजा देने का सोचा। लेकिन कैसे दे सकते थे? एक बम ऐसा फेंकना जिससे कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, सिर्फ धुआं निकला, सिर्फ आवाज हुआ, उसके लिए कोई बड़ी सजा तो नहीं दी जा सकती थी। तो क्या किया जाए? तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। उन्होंने खोला लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें भगत सिंह और उनके साथियों ने मिल करके सॉन्डर्स की हत्या की, चच्चन सिंह की हत्या की, मिस्टर कॉर्न की हत्या की। इस केस को वापस लाहौर षड्यंत्र केस वापस रीओपन होता है। इसके तहत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास जी को जेल होती है, मुकदमा चलता है। अब आप समझिए 20-21 साल के लड़के भगत सिंह जी, कम उम्र के राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास जी, उस समय भी ये सोचकर कि हम जेल में शांत नहीं पड़े हैं, वहां पर भी उनको आंदोलन करना है। इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी आंदोलन में कि यार जो बंदी हैं उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, उनको खराब भोजन मिल रहा है, पढ़ने के लिए अखबार नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से 81 दिनों का इन लोगों ने भूख हड़ताल कर दिया।
हालांकि ये जो भूख हड़ताल है वो 3 बार में हुआ। पहले बार कुछ दिनों का भूख हड़ताल किया, उनकी कुछ मांगे सुनी गई, उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दिया, फिर कुछ मांगों को लेकर के फिर उन्होंने भूख हड़ताल, ऐसे करके 3 बार में। लेकिन जतिन दास जी के बारे में आप समझिए, 63 दिनों का भूख हड़ताल उन्होंने लगातार किया, और इस 63 दिनों के भूख हड़ताल में वो इतने कमजोर हो गए कि अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है जेल में ही। और मृत्यु होने के पश्चात उनकी मांगों को लेकर के, जिस मांगों को लेकर के उन्होंने भूख हड़ताल किया था, उस मांगों को पूरा किया जाता है, कुछ सुधार लाया जाता है। इस इतने कम उम्र में ऐसी सोच रखने वाले लोग, 81 दिनों का भूख हड़ताल करने वाले लोगों के पीछे तो भारत देश के युवा पागल होंगे ही, और इसी का डर अंग्रेजों को था कि कैसे भी करके इनको सजा दी जाए। उनका प्रमुख उद्देश्य था कि स्कॉट के ऊपर जो हमला करने का इन्होंने प्लान बनाया, उसके तहत जो साउंडर्स की हत्या कर दी, चच्चन सिंह कौन की हत्या कर दी, साथ ही पंजाब नेशनल बैंक को इन्होंने लूटा था, और भी अन्य गतिविधि इन्होंने जो किया था, लूटपाट किया था, हथियार खरीदे थे। इसमें ऐसा एक केस तैयार किया जाए जिससे इनको फांसी की सजा हो, और ये इन सब चीजों में सफल भी हो। 10 जुलाई 1929 से लेकर के 17 अक्टूबर 1930 तक लाहौर षड्यंत्र का केस चला। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, नाम था राय कृष्ण पंडित जी, और 17 अक्टूबर 1930 को इसका जो फैसला था वो आया। फैसला में ये था कि 24 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई। आप सभी को मैंने बताया कि साइमन कमीशन का विरोध तो पूरे भारत देश में हुआ, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। साइमन कमीशन के द्वारा ये बात कहा गया कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनसे चर्चा हेतु हम एक गोलमेज सम्मेलन रखेंगे लंदन में। सारे राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया, सभी पार्टियां पहुंची, सिर्फ कांग्रेस को छोड़ करके। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभाव था, गांधी जी ने मना कर दिया कि हम भाग नहीं लेंगे गोलमेज सम्मेलन में, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन इनका असफल हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन रखा गया। अब नेताओं पे दबाव था, अंग्रेज नेताओं को। उस समय जो भारत के वाइसरॉय थे वो लॉर्ड इरविन थे, उन पर बहुत दबाव था ब्रिटेन का कि कैसे भी करके कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बोलो, और कांग्रेस को बोलना मतलब गांधी जी को बोलना। और 1930 में गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर चुके थे भारत देश में, और वो जाने के पक्ष में नहीं थे, और इरविन का काम था गांधी जी को मनाना और उस सम्मेलन में लेकर के जाना। मार्च को लॉर्ड इरविन जो भारत के वाइसरॉय थे, इनका मीटिंग दिल्ली में गांधी जी से रखा गया, और इसे ही दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी जी को बुलावा दिया इरविन ने। गांधी जी ने स्वीकारा, लेकिन कहा कि हमारी कुछ शर्तें आपको माननी पड़ेगी। उसमें एक प्रमुख बात थी जिसमें गांधी जी ने इरविन को कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, उनको आपको छोड़ना होगा, और इरविन इस बात को मानते भी हैं। पर गांधी जी दबाव दे करके यह नहीं कह सके कि आपको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। और 5 मार्च को यह बैठक होती है उनकी, गांधी जी मान जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, और 24 मार्च को फांसी की सजा तय हुई होती है। लेकिन पूरे देश में इनको फांसी के सजा पर विरोध शुरू हो गया, इसलिए इन्होंने घबरा करके एक दिन पहले ही इनको बिना किसी को बताए इन तीनों को फांसी की सजा दे दी। और जब कहते हैं कि भगत सिंह को जब फांसी की सजा होने वाली थी, इनके कमरे पे जो अधिकारी जाते हैं कि चलिए अब आपका समय हो चुका है, उस समय वो भगत सिंह जी इन अधिकारियों से बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। थोड़ा सा समय क्यों? उस समय वो किताब पढ़ रहे थे एक बहुत ही फेमस लीडर की, लेनिन की, और इसको देख करके वहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, और ऐसा करते हैं, वो अपनी किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ करके कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद वो जाते हैं, और हंसते खेलते भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च को इस भारत माता के आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दे दी जाती है। 25 मार्च को कांग्रेस एक विशेष अधिवेशन बुलाती है। इस विशेष अधिवेशन में गांधी जी जब जा रहे होते हैं अधिवेशन में भाग लेने के लिए, तो जहां जहां से गुजरते हैं पूरे देश में गांधी जी का विरोध। गांधी मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। उनका कहना था कि अगर गांधी जी चाहते तो इरविन पे दबाव दे करके इस चीज को रोक सकते थे, क्योंकि इरविन पे बहुत दबाव था कि कैसे भी करके गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए, और इसका फायदा उठा करके गांधी जी इन तीनों को छुड़वा सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया।
इसलिए पूरे देश में गांधी गो बैक के नारे लगने लगे। विरोध को देखते हुए कांग्रेस लीडर पट्टाभी सीतारमैया जी लिखते हैं कि एक 23 साल के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह की जो लोकप्रियता है वो 60 साल के गांधी जी की लोकप्रियता पे भारी पड़ गई। ये हाल था पूरे देश में कि गांधी जी को कोई भी अब पसंद करने वाला नहीं। जब गांधी जी की इरविन से मुलाकात हुई, उसमें ऐसा कहना कि गांधी जी ने पक्ष नहीं रखा होगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को लेकर के कि इनको भी छोड़ा जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत सारे सोर्स इस चीज को मानते हैं कि उन्होंने पक्ष रखा था, हालांकि इरविन इस बात पे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अगर कोई और घटनाक्रम होती जिसमें किसी की जान नहीं जाती तो वो शायद गांधी जी की बात को कंसिडर करते, पर क्योंकि हत्या की हुई थी, इसमें सॉन्डर्स की हत्या की गई थी और हत्या की सजा सिर्फ फांसी होती है, इसलिए इस फांसी को रोका नहीं जा सकता, ऐसा इरविन ने गांधी जी को कहा। तो पूर्ण रूप से ऐसा कहना कि गांधी जी ने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया, यह भी गलत है। गांधी जी अगर चाहते भी कि मैं किसी भी प्रकार से भगत सिंह जी की फांसी को रोक लूं, राजगुरु की फांसी को रोक लूं, सुखदेव जी को बचा लूं, तो भी वो ऐसा करने में असफल रहते, क्योंकि भगत सिंह जी ने ठान लिया था कि अब हम मरने को तैयार हैं इस देश के लिए। वो जानते थे कि अगर मैं मरूंगा तो ये अखबार के जरिए लोगों में एक प्रेरणा पहुंचेगी और एक भगत सिंह क्या 100 भगत सिंह तैयार हो जाएंगे इस देश के लिए, इसलिए उनको मौत से कोई डर नहीं लगा था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि भगत सिंह जी का परिवार जो था वो बहुत अमीर था, बहुत पैसे वाला परिवार था। इनके जो चाचा थे अजीत सिंह जी, वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुआ करते थे और कई बार तो उनको पुलिस पकड़ के ले गई। एक बार तो उनको पुलिस पकड़ के ले गई थी तो 50,000 रुपए, उस समय 50,000 रुपए दे करके छुड़ाया गया था उनको, इतने पैसे थे उनके पास। और जब भगत सिंह जी का केस चल रहा था तो उसमें भी इनके परिवार वालों ने ऑफर किया था, बात की थी भगत सिंह जी से कि तुम बोलो, अभी हम पैसे दे करके तुम्हारा बेल करवा लेते हैं, बाद में केस मुकदमा चलते रहेगा, देखेंगे, लेकिन बेल तो करवाने दो। लेकिन भगत सिंह जी भी जिस स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो मेरे पूरे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये भारत माता की आजादी के लिए मैं प्राण देना चाहता हूं और मुझे देने दो। तो इसमें गांधी जी का प्रयास क्या है क्या नहीं है, ये तो एक चर्चा का विषय है। लेकिन ये भी है कि अगर गांधी जी चाह भी लेते तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक युवा के मन में आ गया था कि अब इस देश को अपना जीवन समर्पित करना है, तो उन्होंने किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दे दी गई थी। शहीद दिवस के रूप में भारत देश में मनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा विषय लोग की समझ में नहीं आता। लोग आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, बातचीत करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, चल जाते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है आज की डेट में। आप आओ, कार्यक्रम करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस विचारधारा को भी तो समझो। भारत माँ के लिए उन्होंने ऐसा किया और आज हम पॉलिटिकल पावर्स के बीच में फंसे हुए हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। हमारी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, ये हमें इन तीनों युवाओं से सीखना चाहिए।